आज हम लोग पढ़ेंगे पीरियोडिक प्रॉपर्टीज का लेक्चर नंबर 12। लास्ट लेक्चर में हम लोग पढ़े थे हाइड्रेशन रेडियस, हाइड्रेशन एनर्जी और डेंसिटी, है ना। तो आयंस का हाइड्रेशन एनर्जी, हाइड्रेशन रेडियस और फिर उसके बाद देखे थे एलिमेंट्स का डेंसिटी। आज हम लोग पढ़ेंगे आयनाइजेशन एनर्जी, इसी का दूसरा नाम है आयनाइजेशन इंथैल्पी या आयनाइजेशन पोटेंशियल। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है इस चैप्टर का, क्वेश्चंस इससे बहुत ज़्यादा आता है इस पार्ट से। उसके बाद फिर आएगा इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी, उससे भी क्वेश्चंस आते हैं। तो ये और वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अब ये क्या है, देखो आयनाइजेशन एनर्जी, इसका नाम ही है आयनाइजेशन एनर्जी। इसका मतलब आयंस में कन्वर्ट करने के लिए जो एनर्जी चाहिए उसको बोलेंगे आयनाइजेशन एनर्जी। अब सवाल ये है कितना एनर्जी चाहिए। अब जैसे मान लो कोई एटम है, उससे इलेक्ट्रॉन को निकालना है तो मिनिमम कुछ ना कुछ तो एनर्जी देना पड़ेगा, मिनिमम कुछ ना कुछ तो देना पड़ेगा एनर्जी। अब उससे अगर तुम ज़्यादा दोगे तो इलेक्ट्रॉन निकलेगा या नहीं, बताओ, निकलेगा ही। तो मिनिमम जितना देना पड़ेगा उसको बोलते हैं आयनाइजेशन एनर्जी। उससे ज़्यादा देंगे तो ऑब्वियसली इलेक्ट्रॉन निकलेगा ही, लेकिन मिनिमम कुछ ना कुछ तो होगा। तो फिर सवाल ये है कि कौन सा इलेक्ट्रॉन, आउटर मोस्ट जो इलेक्ट्रॉन है। वैसे भी तुम एनर्जी दोगे किसी एटम को तो पहले एनर्जी कहाँ जाएगा, अंदर या बाहर। तुम मान लो धूप में खड़े हो जाओ, धूप में खड़े हो जाओगे सनलाइट के सामने, तो क्या होगा, तो तुम्हारा स्किन पहले गर्म होगा या अंदर का ब्लड, स्किन गर्म होगा ना। तो एटम को तुम अगर एनर्जी दोगे, हीट दोगे, तो पहले बाहर का जो इलेक्ट्रॉन है उसको हीट लगेगा या अंदर का, जो बाहर का है, पहले एनर्जी उसी को जाएगा ना जो बाहर है। इसका मतलब बाहर वाले इलेक्ट्रॉन पहले निकलेंगे। अब सवाल यह है कि बाहर में अगर एक से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन है तो कौन सा निकलेगा, ये भी तो क्वेश्चन है। तो बाहर में ही अगर 2-3 टाइप का इलेक्ट्रॉन है, मतलब एस में भी है, पी में भी है, तो कौन सा निकलेगा, तो वो हम देखेंगे बाद में, ठीक है। पहले हम इसको डिफाइन करते हैं। द मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव एन आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन इन ग्राउंड स्टेट ऑफ गैसियस आइसोलेटेड एटम इज कॉल्ड आयनाइजेशन एनर्जी और आयनाइजेशन पोटेंशियल। ये आई और आईपी ये किसके लिए आया है, आयनाइजेशन एनर्जी के लिए शॉर्ट में, और या आयनाइजेशन पोटेंशियल के लिए आईपी, ठीक है। तो या तो आयनाइजेशन एनर्जी लिखो या आयनाइजेशन पोटेंशियल। तो देखो क्या है ये, द मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड, मिनिमम कुछ ना कुछ तो होगा एनर्जी, टू रिमूव एन आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन, आउटर मोस्ट जो इलेक्ट्रॉन है उसको रिमूव करने के लिए मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी जो चाहिए इन ग्राउंड स्टेट, ये भी इंपॉर्टेंट है, ग्राउंड स्टेट में होना चाहिए वो। ऐसा नहीं कि पहले से ही उसको किसी ने एनर्जी दिया हुआ है और वो एक्साइट होकर के थोड़ा ऊपर चला गया है और तब तुम उसको एनर्जी दे रहे हो, तो फिर तो कम ही लगेगा एनर्जी। जैसे मान लो तुमको किसी को बॉडी का अपर पार्ट्स को डैमेज करना है, उसको मतलब किसी चीज़ से पीट के, ठीक है, किसी चीज़ से उसको पिटाई करके उसका मतलब ये पार्ट, उसका स्किन का कुछ पार्ट डैमेज करना है, ठीक है। तो मिनिमम कुछ ना कुछ तो रिक्वायरमेंट होगा। जैसे मान लो इसको, मान लो 100 टाइम्स जो है जोर जोर से हिट करना पड़ा, तो जा करके ये अपर पार्ट जो है स्किन का यहाँ का, वो मान लो डैमेज होता है, मान लेते हैं। तो मिनिमम कितना चाहिए, 100 से ज़्यादा देंगे तब तो ऑब्वियसली होगा ही। लेकिन मान लो ऐसा हुआ कि किसी ने तुमको यहाँ पर हिट करने से पहले किसी ने ऑलरेडी यहाँ पर 30 टाइम्स ऑलरेडी पहले से हिट किया हुआ था, ठीक है। तो अब तो तुमको 100 टाइम्स नहीं हिट नहीं करना पड़ेगा, अब कितना टाइम्स, ओनली 70 टाइम्स। तो इसीलिए ये भी जरूरी है कि पहले से कोई इसको डिस्टर्ब किया हुआ नहीं होना चाहिए। ये मतलब नॉर्मल स्टेट में, ये नॉर्मल कंडीशन में, मतलब ग्राउंड स्टेट में एटम होना चाहिए, कहने का ये मीनिंग है, ठीक है। अभी देखेंगे एग्जांपल से। तो इसमें एक चीज इंपॉर्टेंट क्या है, एक तो ग्राउंड स्टेट, दूसरा इंपॉर्टेंट चीज क्या है, गैसियस आइसोलेटेड एटम। गैसियस आइसोलेटेड का क्या मतलब है, एटम होना चाहिए गैस के फॉर्म में और वो भी आइसोलेटेड, अकेला, ठीक है। उसके साथ कोई बॉन्ड नहीं होना चाहिए किसी का। मान लो वो किसी के साथ बॉन्डेड है, मान लो किसी के साथ वो बॉन्डेड है, तो तुम अगर एनर्जी दोगे तो पहले बॉन्ड ब्रेक होगा, उसके बाद और एनर्जी लगेगा, तब जाकर के इलेक्ट्रॉन निकलेगा। पहले तुम एनर्जी दोगे तो क्या होगा, बॉन्ड ब्रेक करेगा, डायरेक्टली वहां से इलेक्ट्रॉन नहीं निकलेगा। इसीलिए वो कैसा होना चाहिए, आइसोलेटेड, मतलब अकेला, ठीक है। जैसे मान लो तुम जा रहे हो किसी के साथ, तुम अपने किसी फ्रेंड के साथ जा रहे हो, या कोई अगर पावरफुल आदमी है लेकिन उसके साथ कोई उसके साथ और भी है, तो तुमको अगर किसी पावरफुल आदमी का पावर देखना है, ठीक है, कोई भी है, तो उसको अकेले में कोई फाइटिंग करेगा तब उसका रियल पावर दिखेगा, या
उसके साथ उसके घर वाले भी प्रेजेंट हो, उसके जो भी फैमिली मेंबर है वो भी प्रेजेंट हो, तब अकेला होगा तब ना। मान लो उसके साथ उसके फैमिली मेंबर भी प्रेजेंट है और वो सब मिल करके एक साइड से लड़ रहे हैं और दूसरे साइड से दूसरा अकेला लड़ रहा है, तो फिर जैसे मान लो ए है, ए का तुमको क्या करना है, इसका रियल पावर चेक करना है कि ये कितना पावरफुल है। तो इसको अकेले में किसी के साथ लड़ाओगे तब ना। अब इसके साथ इसके फैमिली मेंबर्स भी हैं, सब मिल करके लड़ रहे हैं, तो इसका रियल पावर तुमको पता चलेगा। समझ में आ रहा है कि नहीं? तो इसका मतलब अगर हमको रियल किसी का पावर देखना है, मतलब कितना मिनिमम एनर्जी चाहिए उसके इलेक्ट्रॉन को वहां से रिमूव करने के लिए, तो वो अकेला होना चाहिए, उसके साथ किसी का बॉन्डेड नहीं बनना चाहिए, मतलब वो अकेला होना चाहिए, वो किसी के साथ बॉन्डेड नहीं होना चाहिए। समझ में आया? तो जैसे मान लो कोई बहुत ही ऐसा है, कोई ऐसा है कि बहुत ही वीक है, ठीक है, उसको उसके पास कुछ पैसे हैं, वो जा रहे हैं कहीं, तो उससे, और वो डरता भी है, उसको थोड़ा सा भी अगर तुमने मान लो प्लास्टिक का भी गन दिखाया या प्लास्टिक का नहीं भी गन दिखाया, सिंपल उसको थोड़ा सा डांट दिया, तो वो उसके पास जो भी पैसे वो दे देंगे, ठीक है। इसका मतलब ये बहुत ही वीक है, डरता भी है बहुत, ठीक है। लेकिन ऐसा हुआ इसके साथ कोई बहुत ही पावरफुल आदमी है, मतलब बॉडीगार्ड है, मान लो ऐसा, ये बहुत पैसे वाला है और बॉडीगार्ड साथ में रखता है, ये खुद वीक है लेकिन इसके साथ जो बॉडीगार्ड है तो वो क्या है, ये बहुत ही स्ट्रांग है। तो फिर इसके इफेक्ट से अब इससे कोई पैसा छीन सकता है क्या? इसका इफेक्ट इस पर रहेगा कि नहीं? तो अब इसका रियल पावर पता नहीं चलेगा तुमको, क्योंकि इसके साथ ये है। अब तो समझ में आया ना कि क्यों आइसोलेटेड लेना है, क्लियर? तो इसीलिए रियल पावर अगर चेक करना है, मतलब रियल किसी एटम का कितना मिनिमम एनर्जी चाहिए उसके इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए, मतलब इसके पास से पैसे लेने के लिए मिनिमम कितना एनर्जी चाहिए, उसके लिए ये आदमी अकेला होना चाहिए, तभी उसका रियल पावर पता चलेगा। क्लियर? जैसे मान लो कि पोटेशियम है, अब ये सॉलिड फेज में है, अभी डिफिनेशन में क्या है, गैसियस आइसोलेटेड एटम, तो गैसियस फॉर्म में होना चाहिए, ये भी इंपॉर्टेंट है। हाँ, फिर तुम बोलोगे ऐसा क्यों कि गैसियस फॉर्म में ही क्यों, जैसे ये सॉलिड फॉर्म में है, तो यहाँ पर इसको अगर तुमने एनर्जी दिया तो ये सॉलिड से गैस फॉर्म में कन्वर्ट हो गया, तो इसके लिए नाम क्या है, सब्लिमेशन एनर्जी, यही है ना। सब्लिमेशन एनर्जी डायरेक्टली सॉलिड को गैस फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए जो एनर्जी चाहिए उसको बोलते हैं हम सब्लिमेशन एनर्जी। इसका नाम आयनाइजेशन एनर्जी नहीं है। लेकिन अगर पहले से गैस फॉर्म में है, सिंगल एटम, सिंगल पोटेशियम एटम, क्योंकि ये चाहिए अपने को आइसोलेटेड एटम, ठीक है, तो ये अकेला एटम है और उसमें एक इलेक्ट्रॉन उसमें से तुमने निकाल दिया और वो भी गैस के फॉर्म में, तो उसको बोलेंगे आयनाइजेशन एनर्जी। उस केस में इसका नाम होगा आयनाइजेशन एनर्जी। मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी जितना चाहिए इसको ये इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए, तो देखो ये के प्लस, ये इससे अगर इलेक्ट्रॉन निकालोगे तो चार्ज क्या आएगा, प्लस आएगा, और एक इलेक्ट्रॉन निकल गया, तो इसको बोलेंगे हम आयनाइजेशन एनर्जी। तो फिर सवाल ये है कि गैसियस ही क्यों, सॉलिड और लिक्विड क्यों नहीं, ये भी तो क्वेश्चन है कि गैसियस ही क्यों। अब एक बात बताओ, अगर कोई एटम अगर सॉलिड फॉर्म में है या लिक्विड फॉर्म में है, तो अगर तुम उसको हीट दोगे तो वो पहले क्या करेगा, सॉलिड फॉर्म में है तो डायरेक्टली इलेक्ट्रॉन नहीं निकाल सकता, पहले वो सॉलिड से लिक्विड, फिर लिक्विड से गैस फॉर्म में कन्वर्ट होगा, होगा कि नहीं? वो डिपेंड करता है कंडीशन कैसा है, वहां पर प्रेशर कैसा है, डायरेक्टली सॉलिड से गैस में चला जाएगा या लिक्विड में आएगा पहले, वो डिपेंड करता है उसके कंडीशन पर। बट ये फिक्स है कि अगर सॉलिड में है या लिक्विड में है तो पहले वो गैस में जाएगा, तुम उसको एनर्जी दोगे तो उसके बाद एनर्जी दोगे तब जाकर के वो इलेक्ट्रॉन निकलेगा। तो रियल पता चलेगा क्या? इसका मतलब है कि जैसे मान लो तुम पोटेशियम का, ये पोटेशियम सॉलिड फेज में है, तो सॉलिड फेज में अगर है तो उसको तुम एनर्जी दोगे तो सॉलिड से लिक्विड और फिर लिक्विड से गैस, अभी इस केस में डायरेक्टली गैस में कन्वर्ट हो गया है, तो यहां से यहां आने में कुछ एनर्जी लगेगा, कुछ लगेगा एनर्जी, तो वो एनर्जी अब अलग अलग होगा अलग अलग केस में। जैसे मान लो तुमने सोडियम लिया, तो सोडियम को गैस में कन्वर्ट करने के लिए अलग एनर्जी चाहिए, तो उसके लिए अलग से नाम दिया हुआ है सब्लिमेशन एनर्जी, समझ में आया? या मान लो वाटर को बॉईल कर रहे हो, तो वाटर के लिए, वाटर तो खैर H2O है, सिंगल नहीं है, बट वैसे हम समझाने के लिए बता रहे हैं, वाटर को बॉईल कर रहे हो तो वो उसके लिए एनर्जी चाहिए, बॉइलिंग पॉइंट तक लाने के लिए एनर्जी चाहिए ना। तो एक बात बताओ, वाटर अगर लिक्विड से वेपर बन गया, पहले आइस था जब, और फिर लिक्विड बना और फिर वाटर, ये वेपर बन गया, तो वाटर H2O ही रहता है या H2O ब्रेक कर जाता है?
वाटर वेपर फॉर्म में भी H2O ही रहता है, समझ में आया? उसका सिर्फ क्या होता है, फेज चेंज होता है, सॉलिड से लिक्विड, लिक्विड से गैस, लेकिन उसके बॉन्ड्स ब्रेक नहीं हो रहे। अब एक बार तो वो वेपर फेज में पहुंच गया, गैस फेज में पहुंच गया वाटर वेपर, अब भी तुम उसको क्या करो, क्लोज कर दो, मतलब पैक कर दो किसी कंटेनर में, और फिर तुम उसको हीट दिए जा रहे हो। अब क्या होगा, अब गैस से आगे तो कुछ कोई स्टेट होता ही नहीं है, गैस से आगे कोई फेज है, गैस से आगे आगे कहाँ जाएगा वो? तो अब एक ही ऑप्शन है, अब क्या होगा, उसके बॉन्ड्स ब्रेक कर जाएंगे, ठीक है। अब यहाँ पर ऑलरेडी सिंगल एटम अगर है, तो सिंगल एटम है अगर, तो बॉन्ड्स तो ब्रेक करने का कोई सवाल ही नहीं, पहले ही उसमें कोई बॉन्ड ही नहीं है, तो ब्रेक क्या करेगा? तो सिंगल एटम अगर है लेकिन वो सॉलिड फेज में है या लिक्विड फेज में है, तो अगर तुम उसको हीट दोगे तो क्या होगा, वो पहले उसके आगे क्या फेज में, सॉलिड में है तो लिक्विड, और लिक्विड में है तो गैस फेज में पहले कन्वर्ट होगा, तो थोड़ा सा एनर्जी तुम्हारा वेस्ट होगा, ठीक है, थोड़ा एनर्जी तुमको लगेगा उसको फेज चेंज कराने में, उसके बाद तुम एनर्जी दोगे तब इलेक्ट्रॉन निकलेगा। तो फिर तो अब लिक्विड फेज में है तो फिर उसमें सबके लिए अलग अलग एनर्जी लगेगा, इसीलिए पहले ही क्या किया गया है डिफिनीशन में, पहले ही ये कंडीशन लगा दिया है कि पहले से ही वो गैस के फेज में है। तो उससे क्या होगा, रियल में कितना तुमको एनर्जी देना पड़ा इलेक्ट्रॉन को निकालने में, वो पता चलेगा। जैसे मान लो इसको हिट करना है, तुमको डैमेज करना है स्किन को, तो ये इस ओपन सरफेस होना चाहिए या इसके ऊपर कोई कुछ ला के रख दो, इसके ऊपर कपड़ा ला के रख दो, मतलब अब अगर हमने शर्ट पहना होता या कुछ और, ठीक है, अगर मान लो जैकेट पहने होते, तो पहले तुम इसको हिट करके पहले जैकेट को फिर डैमेज करता, जैकेट को मतलब कहने का मीनिंग ये है कि तुमको ज्यादा एनर्जी देना पड़ता, तब जाकर के अंदर का पार्ट डैमेज होता कि नहीं, तो एक्स्ट्रा एनर्जी लगेगा कि नहीं, वो एक्स्ट्रा एनर्जी तो बिना काम का वेस्ट है। इससे बेटर है कि जैकेट को रिमूव करो और डायरेक्टली स्किन पर हिट करो, तो रियल में पता चलेगा कि कितना तुमको एनर्जी देना पड़ा इसको डैमेज करने के लिए, समझ में आया? इसका मतलब ये कैसा होना चाहिए, एक तो आइसोलेटेड अकेला, और वो किस फेज में, गैस के फेज में, ठीक है। तो एग्जैक्ट तुमको पता चलेगा कि इलेक्ट्रॉन को निकालने में कितना एनर्जी लगा, दूसरा किसी में एनर्जी वेस्टेज नहीं हो रहा है, क्लियर? तो अब बताओ, ये सब्लिमेशन एनर्जी और ये गैस से पहले ही गैस है, तो पहले से ही गैस है, तो अब इसको एनर्जी दोगे तो क्या होगा, गैस से आगे तो कोई फेज होता नहीं है और सिंगल एटम भी है, तो क्या होगा, अब इलेक्ट्रॉन बाहर, जो इलेक्ट्रॉन है वो निकलेगा, ठीक है। तो देखो ये पोटेशियम में कितने ऑर्बिट होते हैं, हेलिना की रब से फरियाद, पोटेशियम 4, तो ये 4th ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन है, और ये फर्स्ट ग्रुप का है, तो फर्स्ट ग्रुप का है तो लास्ट में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, 1, यही होगा ना, 2,8,1 यही हुआ ना। इसका कितना होता है एटॉमिक नंबर, 19, 2,8,1 यही ना। तो इसका मतलब लास्ट में है 1 इलेक्ट्रॉन, तो तुम अगर एनर्जी दोगे तो वो इलेक्ट्रॉन निकल जाएगा, पहले ही गैस फेज में है, तो जितना एनर्जी तुमको देना पड़ा वो एग्जैक्टली तुमको पता चलेगा कि इलेक्ट्रॉन को ही निकालने में वो एनर्जी लगेगा, कोई दूसरे ये एनर्जी जो तुम दिए हो, इसमें जो एनर्जी दिए हो वो वेस्टेज नहीं हो रहा है इसको किसी अदर फेज में कन्वर्ट करने में, वो डायरेक्टली अप्लाई हो रहा है कहाँ, इलेक्ट्रॉन को रिमूव करने में। इसका मतलब इसका नाम देंगे हम अभी क्या, आयनाइजेशन एनर्जी, मतलब जो भी एनर्जी तुमको लगेगा यहाँ से इलेक्ट्रॉन को रिमूव करने के लिए, क्योंकि एनर्जी वेस्ट नहीं हुआ है क्या, एनर्जी कोई जितना एनर्जी तुम दिए हो वो डायरेक्टली इलेक्ट्रॉन को ही निकालने में लग गया सारा, और वो मिनिमम जितना चाहिए, उससे ज्यादा दोगे तब तो इलेक्ट्रॉन निकलेगा ही, लेकिन मिनिमम जितना चाहिए उतना तुम दोगे तो निकल जाएगा, क्लियर है? तो आयनाइजेशन एनर्जी समझ में आया? आयन में कन्वर्ट करने के लिए जो एनर्जी चाहिए उसको बोलते हैं हम लोग आयनाइजेशन एनर्जी। फिर सवाल यह है कि आयन में भी 2 बात होती है, माइनस या प्लस, तो अगर इलेक्ट्रॉन निकाल रहे हैं तो क्या होगा, प्लस आ जाएगा, इलेक्ट्रॉन निकाल रहे हैं अगर न्यूट्रल है तो, ठीक है। चलो अभी इसका यूनिट इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर एटम या किलो जूल पर मोल या किलो कैलोरी पर मोल, ठीक है। IE1 का मतलब होता है फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी, IE2 का मतलब होता है सेकेंड आयनाइजेशन एनर्जी। फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी का मतलब क्या है, फर्स्ट इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए मिनिमम जितना एनर्जी चाहिए, ठीक है, फर्स्ट इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी जो भी चाहिए उसको बोलेंगे हम फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी। अब एक निकल गया, अब अगर तुम दूसरा भी इलेक्ट्रॉन निकालना चाह रहे हो तो उसके लिए फिर से एनर्जी देना पड़ेगा,
तो उसको बोलेंगे हम Ie2। Ie2 मतलब सेकेंड आयनेशन एनर्जी, मतलब सेकेंड इलेक्ट्रॉन को तुम अब निकाल रहे हो। फिर अगर तीसरा निकालना है तो उसके लिए नाम क्या आएगा? Ie3, थर्ड आयनेशन एनर्जी। ठीक है, वैसे ही फोर्थ फाइव जो भी है। अब ये क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग कॉरेस्पॉन्ड्स टू आयनेशन एनर्जी। अब इसमें देखो, बताओ तो ये ए होगा या नहीं होगा? ए में क्या है? H2 गैस है और उसमें से 2 इलेक्ट्रॉन को निकाल दिया। तो H2 कैसा होता है? H2 में सिंगल बॉन्ड होता है। इसको एनर्जी दिया और क्या हुआ? इलेक्ट्रॉन निकल गया। लेकिन एनर्जी देने के बाद बॉन्ड भी ब्रेक कर गया है। ये देखो, यहाँ से 2 हाइड्रोजन आएंगे ना, ये ब्रेक होने के बाद। तो 2 हाइड्रोजन आया और उसके बाद फिर इलेक्ट्रॉन निकला दोनों से। तो इसका नाम आयनेशन एनर्जी देंगे या नहीं? ये बताओ, इसका नाम आयनेशन एनर्जी होगा? इसमें जो एनर्जी रिक्वायर्ड है उसको आयनेशन एनर्जी बोलेंगे या नहीं? ये क्वेश्चन। क्या? हाँ, तो बॉन्ड ब्रेक करने के लिए थोड़ा एनर्जी चाहिए ना। तो बॉन्ड ब्रेक करने के लिए थोड़ा एनर्जी चाहिए, तो इसका मतलब तुम्हारा कुछ एनर्जी चला गया बॉन्ड को ब्रेक करने में। तो अपने को चाहिए क्या है? एटम कैसा होना चाहिए? आइसोलेटेड या बॉन्डेड? ये बताओ। आइसोलेटेड। तो ये आइसोलेटेड है क्या? ये है बॉन्डेड। ये आइसोलेटेड है ही नहीं। अपने को सिंगल चाहिए ना। यहाँ तो हाइड्रोजन दूसरे हाइड्रोजन के साथ बॉन्डेड है। क्लियर? तो ये आइसोलेटेड का देखो यहाँ इफेक्ट। ठीक है, इलेक्ट्रॉन तो निकला ही है, 2 हाइड्रोजन से 2 निकला है, मतलब 1 हाइड्रोजन से 1, ऐसे हम सोचे तो। लेकिन ये पहले से बॉन्डेड है, तो थोड़ा सा एनर्जी जाएगा इसमें बॉन्ड को ब्रेक करने में। तो इसका नाम आयनेशन एनर्जी नहीं है। ठीक है, चलो नेक्स्ट। ये एल्युमिनियम को क्या किया? ये 1 इलेक्ट्रॉन यहाँ से निकाल दिए। ठीक है, 1 इलेक्ट्रॉन निकाल दिए। तो बताओ तो इस पर चार्ज क्या आया? प्लस आया। और देखो ये गैस फेज में भी आ गया है। तो इसका नाम आयनेशन एनर्जी देंगे कि नहीं? क्यों? ये पहले से सॉलिड में है। तो पहले से सॉलिड में है तो इसका नाम आयनेशन एनर्जी नहीं देंगे। चलो थर्ड, इसका बताओ। ये भी नहीं होगा क्योंकि ये पहले से सॉलिड है। ठीक है, पहले से सॉलिड है, बाद में गैस बन गया, उससे मतलब नहीं है। पहले से सॉलिड था तो कुछ एनर्जी जाएगा उसको गैस में कन्वर्ट करने में। क्लियर है? नेक्स्ट, N2 को N2 प्लस में देखो, यहाँ N2। अब तुम बोलोगे बॉन्ड तो ब्रेक नहीं हुआ है। बॉन्ड ब्रेक नहीं हुआ, लेकिन मान लो आधा ब्रेक होने की सिचुएशन में आ गया है, अभी ब्रेक हुआ नहीं है। ऐसा भी तो हो सकता है वो बॉन्ड ब्रेक होने वाला है, हुआ नहीं है, तो थोड़ा सा एनर्जी तो उसको लगा होगा ना उसमें भी। अभी ब्रेक नहीं हुआ है, अभी N2 प्लस में ही है। तो अब बताओ, अभी ये सबसे पहले तो ये आइसोलेटेड है ही नहीं, तो आगे दिमाग लगाना ही नहीं है। ये मॉलिक्यूल है तो आगे दिमाग लगाना ही नहीं है। पहला ही कंडीशन है कि वो होना चाहिए कैसा? एटॉमिक फॉर्म में। ठीक है, मतलब आइसोलेटेड होना चाहिए। तो ये होगा क्या? अब बताओ कौन सा होगा फिर? ये नहीं हुआ। हाँ, इस इधर तो एक भी नहीं था ना। चलो ये बताओ ना, इसमें ये नहीं होगा। फिर नेक्स्ट, अब यहाँ देखो, यहाँ पर ऐसा लिखा हुआ है तो अभी कुछ नहीं तुमको मेंशन है, तो तुम मान के चलोगे कि वो ये जो है, ये मान के चलोगे कि ये गैस के फेज में ही है। ठीक है, कुछ तुमको मेंशन नहीं किया है ना। तो बताओ तो ये होगा या नहीं होगा? जल्दी बताओ, सोचो जल्दी से। आगे आंसर। तो इसमें कौन सा होगा? ई और जी। ई में देखो, ये इलेक्ट्रॉन जा रहा है कहाँ से? लास्ट ऑर्बिट से। और ये आइसोलेटेड हम मान के चलते हैं, ये सिंगल एटम है, तो एक इलेक्ट्रॉन यहाँ से रिमूव हो रहा है और ये ग्राउंड स्टेट में है ही। ठीक है, तो ये होगा। चलो ये होगा। नेक्स्ट, ये बताओ ये होगा या नहीं होगा? नहीं होगा, क्योंकि देखो 1s2 2s2 2p6, उसके बाद होना चाहिए 3s, फिर 3p, उसमें होना चाहिए इलेक्ट्रॉन। यहाँ पर क्या हुआ है? ये थर्ड सेल से इलेक्ट्रॉन चला गया फोर्थ सेल में, मतलब ये ग्राउंड स्टेट में है ही नहीं। ये पहले से ही इलेक्ट्रॉन यहाँ थर्ड से फोर्थ में चला गया है, थोड़ा सा ऊपर चला गया है, तो पहले ही कोई इसको एनर्जी दिया हुआ है, थोड़ा सा किसी ने इसको एनर्जी दिया हुआ है, मतलब ये एक्साइटेड स्टेट में पहुंचा दिया है। तो अब यहाँ से निकालना आसान हो गया ना, यहाँ से निकालना अब आसान हो गया है, तो रियल पता नहीं चलेगा। समझ गया बात? तो अगर हमको यहाँ पर जो एग्जाम्पल दिए थे कि इसको ऑलरेडी 30 टाइम्स अगर किसी ने हिट कर दिया है, तो अब तुमको 70 टाइम्स ही चाहिए इसको हिट करना है। टोटल अगर 100 टाइम्स रिक्वायर्ड है इसको डैमेज करने के लिए, तो किसी ने पहले से ही एनर्जी देकर के इसको एक्साइटेड स्टेट में ला दिया है, तो अब इसको यहाँ से एनर्जी, यहाँ से इलेक्ट्रॉन निकालना आसान है। क्लियर? तो ये होगा क्या? ये नहीं होगा। चलो ये बताओ,
ये होगा ना, क्यों होगा? क्योंकि ये ग्राउंड स्टेट में है, ग्राउंड स्टेट में है, कुछ नहीं दिया है तो हम मान के चलेंगे ये गैसियस स्टेट है। तो इसमें से एक इलेक्ट्रॉन निकाल गया, तो एक इलेक्ट्रॉन निकल गया तो 3s2 3p3, ठीक है, तो ये भी होगा। अब देखो नोट में क्या लिखा है, आयोनाइजेशन एनर्जी इज इंडोथर्मिक प्रोसेस, डेल्टा एच पॉजिटिव। अब तुम बोलोगे ये डेल्टा एच का मतलब क्या है, तो यहाँ पर इसका मतलब है चेंज इन इंथैल्पी या चेंज इन हीट, अभी समझो, ठीक है। तो चेंज इन हीट का मतलब क्या है, ये पॉजिटिव चेंज इन हीट आया है, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है कि वो एनर्जी ले रहा है, एनर्जी ले रहा है। फिर तुम बोलोगे ऐसा क्यों, पॉजिटिव ही क्यों आया? तो एक बात बताओ, जैसे मान लो किसी एटम को या ये मार्कर को, इसके पास कुछ ना कुछ एनर्जी होगा, मान लो इसके पास इसका टेम्परेचर कुछ ना कुछ है, रूम टेम्परेचर जो है वही है, तो इसके पास मान लो 5 किलो जूल या 5 जूल ओनली, 5 जूल इसके पास एनर्जी है। तुम इसको एनर्जी दे रहे हो थोड़ा, इसको तुम धूप में लाके रख दो, ठीक है, सनलाइट के सामने रख दिए, तो इसका टेम्परेचर बढ़ेगा, तो ये इसका एनर्जी बढ़ेगा कि नहीं, टेम्परेचर बढ़ेगा, इसका एनर्जी बढ़ेगा, इसके पास जो हीट कंटेंट है वो ज्यादा हो जाएगा, अब तो एनर्जी बढ़ गया। तो अब पहले कितना था, कितना माने थे हम, 4, इसका कितना माने थे, 4 जूल या 5 जूल, 5 जूल माने थे, अब मान लो हो गया वो 8 जूल सनलाइट के सामने रखने से, तो इंक्रीज हुआ कि नहीं? तो फाइनल 8 है और पहले था 5, तो डिफरेंस कितने का आया, डिफरेंस 8 माइनस 5 3 ना, तो ये पॉजिटिव आएगा या निगेटिव, फाइनल माइनस इनिशियल, 8 माइनस 5 क्या आएगा, पॉजिटिव या निगेटिव, पॉजिटिव आएगा। तो ये है डेल्टा एच, तो पॉजिटिव क्यों आया, समझ में आया? तो ये क्योंकि इसका एनर्जी बढ़ रहा है, इसको एनर्जी हम दे रहे हैं तो इसका एनर्जी बढ़ रहा है, ये तो पढ़े हो ना, एनर्जी इज नाइदर क्रिएटेड नॉट डिस्ट्रॉयड, तो इसको अगर हम एनर्जी देंगे तो इसका एनर्जी बढ़ेगा, इसलिए पॉजिटिव आया, तो डेल्टा एच पॉजिटिव। और इसमें आयनाइजेशन एनर्जी में हम लोग क्या करते हैं, एनर्जी देते हैं तभी तो इलेक्ट्रॉन निकलता है, तो अगर हम एनर्जी दे रहे हैं तो उसका नाम होगा क्या, इंडोथर्मिक। इंडोथर्मिक का मतलब है ये एनर्जी आना, मतलब हीट आना। तो एटम के लिए क्या है, किसी एटम के लिए तुम एनर्जी दे रहे हो, जैसे इसको सनलाइट के सामने रख दिया, तो इसके लिए क्या है, इसके लिए इनकमिंग है ना, तो इसके लिए हीट आ रहा है, तो तुम अगर किसी एटम को हीट दे दोगे तो वो एटम के लिए क्या है, वो हीट गेन कर रहा है, तो उसके लिए इंडोथर्मिक होगा वर्ड यूज, समझ में आया? बट इट मे बी निगेटिव फॉर एनायन। अब देखो ये जनरली ये इंडोथर्मिक होता है, जनरली डेल्टा एच पॉजिटिव है, लेकिन एनायन के लिए अगर वो पहले से ही माइनस चार्ज उस पर है तो उस केस में कुछ एनायन के लिए वो निगेटिव होगा, मतलब उस केस में क्या होगा, वो हीट रिलीज खुद ही करता है इलेक्ट्रॉन निकलने से। जैसे मान लो बेरिलियम माइनस, अगर ये खुद से ही हीट रिलीज कर रहा है, इसका मतलब ये पहले से अनकंफर्टेबल है, तभी तो ये हीट रिलीज कर रहा है इलेक्ट्रॉन निकलने के बाद। तो अब देखते हैं ऐसा क्यों, ये यहाँ उल्टा हो रहा है, होना तो ऐसा नहीं चाहिए ना, इलेक्ट्रॉन निकलने से उसको इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए हीट हमको देना पड़ रहा है, बाकी केस में देखें ना, तो इसमें भी हमको थोड़ा सा एनर्जी देना पड़ेगा, ऐसा होना चाहिए ना, लेकिन यहाँ उल्टा हो रहा है, वो एनर्जी हम दे नहीं रहे हैं, उल्टा वो खुद से इलेक्ट्रॉन निकाल रहा है और एनर्जी भी रिलीज कर रहा है। तो अब ये तो ऐसा सिचुएशन हो गया कि ये हम खुद से डैमेज कर रहे हैं और खुश भी हो रहे हैं, ठीक है, तो खुद से डैमेज कर रहे हैं। अब मान लो ऐसा हुआ, किसी को जो है, मान लो यहाँ पर ये फिंगर में ये या मतलब बॉडी के कोई भी पार्ट में, ये जो पार्ट अंदर नहीं है मतलब साइड में है, बाहर है आउटर, तो वहां उस पार्ट में मान लो क्या हुआ, किसी ने क्या मान ले, जैसे मान लो तुमको इसमें स्नेक ने, सांप ने यहाँ काट लिया, ठीक है, मान लो, तो अब क्या होगा, अब तुम चाहोगे क्या इसको, अब कोई वहां पर हॉस्पिटल भी नहीं है, तो अब क्या करोगे, मान लो तुम्हारे पास ब्लेड है, इमीडिएटली काटा है, तो तुमको पता है वो पोर्शन को अगर कट करके हम हटा दे, रिमूव कर दे, तो हम जिंदा बच सकते हैं। तो अभी तुम ये फिंगर का लाइफ सोचोगे या अपना लाइफ सोचोगे, ये बताओ, अपना लाइफ सोचोगे ना, तो हो सकता है तुम यहाँ से फिंगर ही कट करके रिमूव कर दो, समझ में आया? तो देखो तुम रिमूव भी कर रहे हो और खुश भी हो रहे हो, सही बात है ना, ये ऐसा ही है। तो इसमें, और अगर नॉर्मल कंडीशन में अगर कोई आकर के बिना सांप काटे अगर तुमको बोलेगा कि ये पार्ट कट कर दे, तो उस आदमी के साथ तुम क्या करोगे, ठीक है? तो वो आदमी नॉर्मल कंडीशन में किसी को तुम कट करने दोगे? ये अगर डॉक्टर ने भी गलती से कट कर दिया नॉर्मल कंडीशन में, तो फिर उस डॉक्टर का तुम क्या करोगे? तो कहने का मीनिंग ये है कि ये अगर तो किसी ने कट कर दिया तो तुम जो है ना उसको बहुत ही मतलब उसके साथ बदला लोगे, पिटाई करोगे, जो भी करोगे, और तुम टेंशन में रहोगे।
लेकिन अगर ऐसा कंडीशन है सांप ने काटा हुआ है और तब तुमने खुद से रिमूव किया है तो कोई तो फिर क्या करोगे, तुम उल्टा खुश रहोगे कि हम बच गए जिंदा। ठीक है, तो ये ऐसा ही है। अब तो क्लियर है ना। तो देखो पहले से माइनस चार्ज है बेरिलियम माइनस, तो पहले से इस पर माइनस चार्ज है तो बेरिलियम के पास होता है कितना इलेक्ट्रॉन, अगर न्यूट्रल है तो 4, अब माइनस में है तो 5, तो 1s2 2s2 2p1। तो देखो तो एक तो माइनस चार्ज है और फिर 2p में एक इलेक्ट्रॉन है, ये इनकम्प्लीट है कि नहीं, है ना। तो यहां से अगर एक इलेक्ट्रॉन निकलता है तो क्या क्या बचेगा, 1s2 2s2 न्यूट्रल हो जाएगा। और देखो ये लास्ट में 2s2 ये फुलफिल भी हो गया। इसका मतलब यहां से निकलने के बाद ये थोड़ा खुश हो रहा है कि नहीं, इसका मतलब यहां से इलेक्ट्रॉन अपने आप ही निकाल देगा, वो अपने आप ही इलेक्ट्रॉन निकालना चाह रहा है, उसको एनर्जी नहीं लगेगी, उल्टा खुश हो गया, वो खुद से एनर्जी रिलीज करेगा, इलेक्ट्रॉन भी निकलेगा और एनर्जी भी रिलीज करेगा। बाकी के केस में क्या है, बाकी इलेक्ट्रॉन निकालना नहीं चाह रहा है, तुम एनर्जी दे रहे हो तब निकाल रहा है, समझ गया बात। बाकी के केस में क्या है कि वो एनर्जी निकालना नहीं चाह रहा है लेकिन तुम एनर्जी दे रहे हो तब वो क्या कर रहा है, तब निकल रहा है। यहाँ पर क्या है, वो खुद ही निकालने के लिए परेशान है कि हम ये इलेक्ट्रॉन जितना जल्दी हो जाए निकल जाए, वो टेंशन में है ना। ये माइनस चार्ज, एक तो माइनस चार्ज आ गया, ऊपर से ये इलेक्ट्रॉन कहाँ पर है, इनकम्प्लीट ऑर्बिटल, समझ में आया। तो इसका मतलब यहाँ से इलेक्ट्रॉन निकलेगा तो ये ज़्यादा खुश है, ज़्यादा हैप्पी है। तो इलेक्ट्रॉन निकालने के बाद ये अगर ज़्यादा हैप्पी है, इसका मतलब निकालने के लिए तुमको एनर्जी देने की जरूरत नहीं है, वो खुद ही निकाल देगा। तो इसका मतलब आयनस एनर्जी क्या होगा, इस केस में निगेटिव। इस केस में क्या था, जनरल केस में क्या था, जनरल केस में पॉजिटिव था, एनर्जी तुमको देना पड़ता था। यहाँ उल्टा केस है। वो जनरल मतलब नॉर्मल केस जो है ग्राउंड स्टेट में, और ये न्यूट्रल केस, न्यूट्रल अगर है एटम तब, गैसियस न्यूट्रल है तब। यहाँ पर देखो गैसियस भी है लेकिन ये एनायन है इसलिए ऐसा हुआ है। ठीक है, तो इनकम्प्लीट ऑर्बिटल का यहाँ पर थोड़ा सा कॉन्सेप्ट है। अब इसका मतलब ये नहीं कि हर जगह सारे माइनस चार्ज में ऐसा ही होगा। ठीक है, ऐसा हर जगह नहीं कर देना है कि सारे माइनस चार्ज में ये जो है इलेक्ट्रॉन निकालने के बाद वो खुश हो जाएगा, ऐसा नहीं होगा। ठीक है, अब बताओ सक्सेसिव आयनस एनर्जी, इसका मतलब बताओ। सक्सेसिव आयनस एनर्जी मतलब एक के बाद एक, नाम से ही क्लियर है ना। जैसे मान लो एल्युमिनियम गैस के फेज में है, ठीक है, तो गैस के फेज में है सिंगल एटम, तो ये इसके लिए डिफाइन है कि नहीं, अगर एक इलेक्ट्रॉन निकाल दिए तो इसके लिए डिफाइन है। तो अगर तुमने फर्स्ट इलेक्ट्रॉन निकाला, इसमें से फर्स्ट इलेक्ट्रॉन, इसके पास होता कितना है 13, 2,8,3 होता है। तो अगर तुमने फर्स्ट इलेक्ट्रॉन निकाल दिया तो इस पर चार्ज क्या आएगा, +1, तो उसका नाम क्या होगा, आयनस एनर्जी 1, मतलब फर्स्ट आयनस एनर्जी। अगर तुमने सेकेंड निकाला, देखो सेकेंड और 2 में डिफरेंस है। सेकेंड जब तुम निकाल रहे हो तो एक ऑलरेडी निकल चुका है, एक ऑलरेडी निकल गया ना। तो जब तुम सेकेंड निकाल रहे हो तो इसका मतलब कितना निकाल रहे हो, 1 या 2, एक ही निकाल रहे हैं ना, वो सेकेंड नंबर पर है। जैसे मान लो सेकेंड रोटी खाना और 2 रोटी खाना, दोनों का मीनिंग डिफरेंट है, समझ में आया। तो सेकेंड रोटी का मतलब एक ही रोटी है जो सेकेंड नंबर पर रखा गया है। तो ये सेकेंड इलेक्ट्रॉन तुम निकाल रहे हो, फर्स्ट ऑलरेडी निकल चुका है, तो अब सेकेंड निकाल रहे हैं तो चार्ज क्या आएगा, एक बार और प्लस आएगा, मतलब पहले से प्लस है ही, एक और निकाल दिया तो प्लस आया, एक और प्लस मतलब 2+, और एक इलेक्ट्रॉन निकला। ऐसा नहीं कि यहाँ 2 इलेक्ट्रॉन कर दो, क्योंकि एक तो ऑलरेडी निकल चुका है पहले, तो यहाँ पर एक ही इलेक्ट्रॉन होगा। फिर से अगर एक इलेक्ट्रॉन निकाल रहे हो तो 2 ऑलरेडी निकल चुका है, तो अब कितना प्लस आएगा, 3+ और एक इलेक्ट्रॉन, तो इसका नाम होगा आयनस एनर्जी थर्ड इलेक्ट्रॉन निकाल लेना, और इसका नाम होगा क्या, मतलब इसमें जो एनर्जी लगेगा उसका नाम होगा Ie3, ये Ie2। क्लियर है, समझ में आया, चलो लिखो। चलो आगे लिखो, फैक्टर्स अफेक्टिंग आयनेशन एनर्जी। अब हम लोग देखेंगे आयनेशन एनर्जी को कौन कौन सा फैक्टर है जो इसको इफेक्ट करता है। सबसे पहले है इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज हम लोग ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। न्यूक्लियस में जो चार्ज है, कौन सा चार्ज है, प्रोटॉन, न्यूक्लियस में प्रोटॉन है ना, मतलब पॉजिटिव चार्ज है। तो उसका जो इफेक्ट है बाहर के इलेक्ट्रॉन पर, आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन पर, नेट इफेक्ट वही था ना इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। तो इसका क्या रोल है यहाँ पर आयनेशन एनर्जी पर। देखो आयनेशन एनर्जी के लिए क्या चाहिए, मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी, बाहर का जो इलेक्ट्रॉन है आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन उसको रिमूव करने के लिए। तो अगर बाहर का जो इलेक्ट्रॉन है मतलब आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन, उस पर अगर सेंटर का प्रोटॉन का इफेक्ट ज्यादा है, मतलब बाहर ये हीरो है और सेंटर में क्या हीरोइन है, तो अगर हीरोइन का नंबर ज्यादा है
ज़्यादा वो अट्रैक्टिव है, तो हीरो को वहाँ से उसके घर के बगल में मान लो खड़ा है, तो वहाँ से रिमूव करना डिफिकल्ट है या आसान है? डिफिकल्ट है ना। इसका मतलब अगर इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज ज़्यादा है, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज ज़्यादा है, तो वो क्या करेगा, बाहर के इलेक्ट्रॉन को ज़्यादा अट्रैक्ट करेगा, तो उसको वहाँ से रिमूव करना ज़्यादा एनर्जी लगेगी, डिफिकल्ट है ना। तो इसका मतलब डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा कि नहीं, समझ में आ गया। जैसे मान लो Mn, Mn2 प्लस, Mn4 प्लस, Mn7 प्लस, सब में प्रोटॉन सेम होगा या नहीं? प्रोटॉन सेम होगा, हीरोइन सेम है ना। साइज किसका कम है? सबसे कम इसका है सबसे कम इसका है साइज, तो साइज इधर घट रहा है, तो साइज छोटा हो रहा है और इलेक्ट्रॉन भी कम हो रहे हैं। तो जो बाहर का इलेक्ट्रॉन है उसके लिए एक तरह से देखा जाए तो सेंटर का प्रोटॉन जो है, मतलब हीरोइन ज़्यादा है उसके लिए, अब यही ना, इलेक्ट्रॉन घट रहा है ना, तो वो ज़्यादा अट्रैक्ट हो रहा है, तो उसको अब निकालना डिफिकल्ट है या आसान है? डिफिकल्ट है ना। साइज घट रहा है और इलेक्ट्रॉन का नंबर भी घट रहा है, तो इलेक्ट्रॉन का नंबर घट रहा है, तो अब रिमेनिंग इलेक्ट्रॉन को वहाँ से निकालना डिफिकल्ट होगा। इसका मतलब इधर से अगर इधर जाएंगे तो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज, मतलब न्यूक्लियस में जो चार्ज है उसका इफेक्ट बाहर के इलेक्ट्रॉन पर बढ़ रहा है। तो अगर बढ़ रहा है ये, तो इसका मतलब तुमको एनर्जी ज़्यादा देना पड़ेगा वहाँ से इलेक्ट्रॉन को रिमूव करने के लिए। तो बताओ क्या होगा ऑर्डर, सबसे ज़्यादा किसका इसमें? Mn7 प्लस का होगा। तो सबसे इससे इलेक्ट्रॉन को निकालना इसके लिए मुश्किल होगा, इससे इलेक्ट्रॉन को निकालना सबसे ज़्यादा टफ है, तो एनर्जी सबसे ज़्यादा देना पड़ेगा। ठीक है, तो ऑर्डर आएगा ऐसे, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है ना। ठीक है, चलो अब देखो पीरियड में लेफ्ट टू राइट अगर हम जा रहे हैं, तो लेफ्ट टू राइट क्या था, नंबर ऑफ ऑर्बिट्स, नंबर ऑफ सेल कांस्टेंट था, लेफ्ट टू राइट कांस्टेंट था ना, ऑर्बिट तो सेम रहता है, लेकिन सेंटर के प्रोटॉन का नेट इफेक्ट इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज हो रहा था, यही था ना। सेंटर में हीरोइन का नंबर बढ़ रहा है और हीरो अपने डिस्टेंस पर ही है, ऑर्बिट तो सेम है ना, तो अगर सेंटर में प्रोटॉन का इफेक्ट मतलब हीरोइन का नंबर बढ़ रहा है, तो बाहर का जो इलेक्ट्रॉन है उसको ज़्यादा अट्रैक्ट करेगा। हीरो उसके बगल में है और क्या हुआ, बगल में रोड है, वहाँ से हीरो जा रहा है, लेकिन हीरोइन का नंबर बढ़ गया उसी बिल्डिंग में, तो हीरो को ज़्यादा अट्रैक्ट करेगा। तो इधर से इधर जाएंगे तो क्या हो रहा था, प्रोटॉन बढ़ रहा था, तो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज क्या हो रहा था, बढ़ रहा है, इंक्रीज हो रहा है ना। और साइज लेफ्ट टू राइट साइज घट रहा था, तो साइज डिक्रीज हो रहा था। साइज डिक्रीज क्यों हो रहा था, अट्रैक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन टू न्यूक्लियस क्या हो रहा है, बाहर का जो इलेक्ट्रॉन है वो न्यूक्लियस से क्या हो रहा है, बढ़ रहा है ना, क्योंकि हीरोइन का नंबर बढ़ रहा है और ऑर्बिट उतना ही है, तो ये इंक्रीज हो रहा है, राइट, अट्रैक्शन बढ़ रहा है। तो अब बताओ उसको निकालना मतलब वहां से रिमूव करना बाहर के इलेक्ट्रॉन को डिफिकल्ट है या इजी है? डिफिकल्ट है ना। इधर से इधर जाएंगे तो इसका मतलब एनर्जी ज़्यादा लगेगा, तो हाइड्रेशन एनर्जी क्या होगा, बढ़ेगा। तो लेफ्ट टू राइट क्यों इंक्रीज हुआ, समझ में आया? देखो इसमें जो है ना, वहाँ लास्ट में जाकर के जो आता है इनर्ट गैस, वहाँ सडनली ज़्यादा इंक्रीज हो जाता है, क्योंकि वो स्टेबल है, इंक्रीज तो हो ही रहा है, वहाँ जाकर के और ज़्यादा जितना हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं उससे ज़्यादा एनर्जी लगेगा, क्योंकि वो स्टेबल है, वहाँ से इलेक्ट्रॉन निकालना बहुत टफ काम। ठीक है, तो जो ऑर्डर है वो इंक्रीजिंग ही रहेगा, लेकिन वहाँ पर गैप ज़्यादा आ जाएगा। ठीक है, सेकेंड फैक्टर है एटॉमिक साइज। एटॉमिक साइज टॉप टू बॉटम हमको पता है, टॉप टू बॉटम साइज बढ़ रहा है और ये ऑर्बिट का नंबर बढ़ रहा है, तो देखो इस बार साइज का वेरिएशन ज़्यादा है, ऑर्बिट बढ़ रहा है ना। लेफ्ट टू राइट में साइज जो है ना, साइज डिक्रीज हो रहा है, लेकिन पीरियड में डिक्रीज हो रहा है, लेकिन वो गैप बहुत कम है। इसमें क्या है, साइज इंक्रीज हो रहा है और गैप भी थोड़ा सा ज़्यादा है, तो साइज का मेन रोल तुमको यहाँ पर दिखेगा, डोमिनेटिंग साइज फैक्टर, मतलब साइज से हम एक्सप्लेन अगर कर रहे हैं ओनली साइज से, तो ग्रुप में थोड़ा ज़्यादा दिखेगा साइज के रिस्पेक्ट में अगर हम बात करें तो टॉप टू बॉटम अगर हम जा रहे हैं तो क्या होगा, टॉप टू बॉटम ऑर्बिट बढ़ रहा है। और शील्डिंग इफेक्ट क्या है, अंदर के प्रोटॉन को प्रोटेक्ट करना है, मतलब हीरोइन को बंद कर देना, बिल्डिंग के अंदर बंद कर देना। हीरोइन का नंबर बढ़ रहा है लेकिन वो बंद कर दिया है, वो बाहर से लॉक है। हीरोइन का नंबर इंक्रीज हो रहा है लेकिन वो बाहर, उसका इफेक्ट बाहर से दिख नहीं रहा है, तो हीरो जो है, हीरो ज़्यादा अट्रैक्ट नहीं हो पाएगा। हीरो भी दूर है और हीरोइन का नंबर बिल्डिंग में बढ़ रहा है, लेकिन वो बिल्डिंग क्लोज है, मान लो छोटा छोटा विंडो है, तो क्या होगा, अब शील्डिंग इफेक्ट क्या हो रहा है, नीचे की ओर जा रहे हैं तो इंक्रीज हो रहा है, नीचे की ओर इंक्रीज हो रहा है, मतलब
अंदर के प्रोटॉन का बाहर इफेक्ट कम हो रहा है। तो अब बताओ तो साइज क्या होगा, इंक्रीज करेगा, क्लियर है, साइज बढ़ेगा। अट्रैक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन टू न्यूक्लियस क्या होगा, न्यूक्लियस से अट्रैक्शन क्या होगा, डिक्रीज होगा, क्योंकि शील्डिंग इफेक्ट बढ़ रहा है। इलेक्ट्रॉन, बाहर का इलेक्ट्रॉन दूर जा रहा है ना, तो दूर अगर जा रहा है तो मान लो विंडो ओपन भी है, बिल्डिंग में हीरोइन ज्यादा है, विंडो ओपन भी है, लेकिन दूर है अगर इलेक्ट्रॉन, हीरो अगर दूर है तो दिखेगा नहीं, पता ही नहीं चलेगा कि उसमें हीरोइन है या कौन है दूर से। तो इसका मतलब अट्रैक्शन जो है इलेक्ट्रॉन का न्यूक्लियस से वो डिक्रीज हो रहा है, दूर जा रहा है ना, तो ये डिक्रीज हो रहा है। तो अब बताओ तो बाहर के इलेक्ट्रॉन को, मतलब बिल्डिंग से दूर जो है हीरो, उसको वहां से रिमूव करना आसान है या डिफिकल्ट है, इजी है। इसका मतलब टॉप टू बॉटम आएंगे तो बाहर के इलेक्ट्रॉन को रिमूव करना इजी है, तो एनर्जी ज्यादा लगेगा या कम, कम लगेगा ना, तो आयनाइजेशन एनर्जी डिक्रीज होगा, क्लियर है। नेक्स्ट है पेनिट्रेटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रॉन। इसका क्या मतलब है, अगर इलेक्ट्रॉन, आउटरमोस्ट इलेक्ट्रॉन एस में, पी में, डी में, एफ में, सब में है, तो सबका पेनिट्रेटिंग इफेक्ट सेम नहीं है। तो पहले ये समझते हैं पेनिट्रेटिंग इफेक्ट होता क्या है। पेनिट्रेटिंग पावर, पेनिट्रेटिंग पावर जो है एस पी डी एफ में सबसे ज्यादा किसका होता है, एस का होता है। ऐसा क्यों, पेनिट्रेटिंग का मतलब क्या है, पेनिट्रेट करना, मतलब जैसे मान लो एस में इलेक्ट्रॉन है, ये कौन सा नंबर पर है, फोर्थ ना, 1 2 3 4, फोर्थ ऑर्बिट में है ना, तो 4 में तो पता है अपने को 4s भी होता है, 4p 4d 4f सब होता है। तो इलेक्ट्रॉन मान लो सब में है, 4s में भी है, 4p में भी है, 4d 4f सब है, और उसके बाद कोई नहीं है, मतलब ये आउटर मोस्ट है मान लो, मतलब इसके आगे 5 और 6 नहीं है, ये लास्ट है, आउटर मोस्ट सेल है, और इसमें इलेक्ट्रॉन सब में है। तो अब तुम इसको एनर्जी दोगे तो अब हीरो यहाँ पर भी है, इधर भी है, हीरो यहाँ भी है, यहाँ भी है, यहाँ भी है, तो पहले कौन हीरो यहाँ से बाहर निकलेगा, ये क्वेश्चन है। तो अब देखो इसके लिए ये देखना पड़ेगा कि कौन सा हीरो ज्यादा अट्रैक्ट है ये हीरोइन की तरफ। अगर जो ज्यादा अट्रैक्ट है वो तो बाहर नहीं निकलेगा, जो लेस अट्रैक्ट है सबसे पहले वो निकल जाएगा, यही ना। तो वो देखना पड़ेगा तुमको। अभी देखो हमने ऑलरेडी एरो बना दिया है ये सबके लिए, ये अच्छा दिखने के लिए नहीं बनाए हैं, ये एरो का साइज जो है, ये लेंथ डिफरेंट है, ये इसलिए बनाए हैं कि तुमको पता चले कि कौन ज्यादा अट्रैक्ट हो रहा है। तो एस देखो, एस ज्यादा अट्रैक्ट हो रहा है कि नहीं, तो ये जो हीरो है इसको हीरोइन ज्यादा अट्रैक्ट कर रही है कंपेयर टू पी डी एंड एफ। सबसे कम किसका, एफ का। तो सवाल है ऐसा क्यों, एफ का साइज बड़ा होता है और इलेक्ट्रॉन तो एक ऑर्बिटल में 2 ही होगा, तो एफ का साइज अगर बड़ा है तो इसका इलेक्ट्रॉन का डेंसिटी, ये एफ का साइज बड़ा है। अब तुम सारे सबका मत लो, ऐसा नहीं सोचो कि इसमें तो 7 ऑर्बिटल होता है, हम किसी एक ऑर्बिटल की बात कर रहे हैं, ठीक है। और एस का साइज छोटा होता है, तो एस में भी 2 इलेक्ट्रॉन और इसमें भी 2 इलेक्ट्रॉन, तो डेंसिटी ये सब हम लोग पहले पढ़ चुके हैं, इसका डेंसिटी कम है और इसका डेंसिटी ज्यादा है एस का, तो एस ज्यादा अट्रैक्ट होगा कि नहीं, एस ज्यादा अट्रैक्ट होगा कंपेयर टू एफ, ठीक है। तो अब बताओ, अब तुम इसको एनर्जी दोगे तो सबसे पहले कौन निकलेगा, एफ निकलेगा। एफ अगर निकल गया उसके बाद और फिर से अगर एनर्जी दोगे तो डी, फिर पी, लास्ट में एस, ठीक है। तो ऑर्डर क्या आएगा, हाँ पेनिट्रेटिंग पावर का क्या मतलब है, ये इसका टेंडेंसी है अंदर पेनिट्रेट होना, मतलब इसका टेंडेंसी है सबसे पहले हीरोइन के पास जाना। तो हीरोइन के पास जाने के लिए क्या कैसा आ जाएगा, ये मान लो ये 4th नंबर है ना, ये 4th नंबर रोड पर है, तो इसके बाद फिर ये रोड पर, फिर ये रोड पर, फिर ये इस बिल्डिंग में आना पड़ेगा, तो एक तरह से ये रोड को क्रॉस करके आ रहा है ना, तो ये इसका टेंडेंसी बता रहा है। इसका मतलब ये नहीं कि वो आ गया, यहाँ है वहीं, लेकिन इसका आने का मन सबसे ज्यादा है, इसको सबसे ज्यादा अट्रैक्ट कर रहा है, ये है आ नहीं रहा है, वो टेंडेंसी है वो अट्रैक्ट करने का, है वहीं पर घूम रहा है इसी ऑर्बिट में, लेकिन टेंडेंसी सबसे ज्यादा है इसको आने का। अब देखो क्या अंदर देखो एस जो अंदर रहता है, एस ये 1s में भी है, 2s में भी है, 3s में भी है और 4 में भी है, सब में है एस। लेकिन अभी एस पी डी एफ चारों है इसमें, तो हम इलेक्ट्रॉन जो निकाल रहे हैं वो कहां से निकाल रहे हैं, बाहर से या अंदर से, बताओ। तो इसमें आउटर मोस्ट ऑर्बिट कौन सा है, यही ना, तो इसमें से निकाल रहे हैं। तो इसमें अब 4 हीरो है, मतलब एस में भी है, पी में भी है, डी में भी, हीरो तो ज्यादा है, इलेक्ट्रॉन
इसमें ज़्यादा होगा, मान लो F में ज़्यादा होगा, लेकिन अपने को एक ही हीरो को निकालना है। तो हीरो है ये रोड पर है, कुछ ये रोड पर है, कुछ ये रोड पर, कुछ ये रोड पर। तो मान लो ऐसा है कि हीरोइन का ये मेन गेट जो है इधर ही ओपन है, तो ये हीरो ज़्यादा अट्रैक्ट हो रहा है, और ये जो है इस साइड से हीरोइन दिख भी नहीं रही है, तो ये जल्दी यहाँ से बाहर हो जाएगा। समझ में आया? तो अब बताओ ज़्यादा अट्रैक्ट इसको कर रही है हीरोइन, एस को। तो इसका मतलब ऐसा क्यों? क्योंकि एस में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज़्यादा है, तो एस को निकालना डिफिकल्ट है। तो सबसे पहले कौन निकलेगा? एफ। ठीक है, तो ये पेनिट्रेटिंग पावर सबसे ज़्यादा किसका? एस का, फिर पी का, फिर डी, लास्ट में एफ। न्यूक्लियर अट्रैक्शन इज मैक्सिमम फॉर एस। सही बात है, ये न्यूक्लियस का जो अट्रैक्शन है हीरोइन का, वो मैक्सिमम किसके लिए? एस के लिए। देन पी, डी एंड एफ। तो न्यूक्लियर अट्रैक्शन क्या है? मैक्सिमम फॉर एस, देन पी, फिर डी, फिर एफ। या यहाँ पर ये ऐसा कर लो, देन पी, डी एंड एफ। ठीक है, हम यहाँ पर लिखे थे मतलब उसके बाद पी, फिर डी, फिर एफ, ऐसा सेंस में, लेकिन यहाँ पर ये डबल मीनिंग निकल रहा है इसका। तो ये समझ में आया कि एस का अट्रैक्शन ज़्यादा क्यों है? क्लियर? इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज़्यादा है इसलिए। अब देखो इसमें बेरिलियम और बोरॉन दोनों में से इलेक्ट्रॉन को तुमको निकालना है, तो उसके लिए अब तुमको एनर्जी देना पड़ेगा। तो मिनिमम अमाउंट ऑफ जो एनर्जी देना पड़ रहा है उसका नाम क्या है? आयोनाइजेशन एनर्जी। तो इसमें क्वेश्चन ये है कि इस दोनों में से आयोनाइजेशन एनर्जी ज़्यादा किसका होगा? अब देखो यहाँ और यहाँ बेरिलियम और बोरॉन, इसमें साइज का गैप ज़्यादा है क्या? ये इसके बगल में ही है, बगल में ये ना, साइज का डिफरेंस ज़्यादा नहीं है। हमने पहले ही बोला था कि साइज मैटर करता है टॉप टू बॉटम, लेफ्ट टू राइट साइज में बहुत ज़्यादा वेरिएशन नहीं आता है। अगर हम अगल बगल में मतलब नेबरिंग अगर एटम को देखें तो ये बताओ अब इस दोनों में इलेक्ट्रॉन इसमें से निकल रहा है कहाँ से? एस से या पी से? एस से। ये सेकेंड ऑर्बिट से निकल रहा है, यहाँ भी सेकेंड ऑर्बिट से निकल रहा है। यहाँ पर इलेक्ट्रॉन जो निकल रहा है, तो ये देखो साइज तो ऑलमोस्ट सेम है, थोड़ा सा छोटा है, ये थोड़ा सा छोटा है, तो वो फैक्टर अभी निग्लिजिबल है। लेकिन यहाँ से इलेक्ट्रॉन जो तुम निकाल रहे हो वो कहाँ से निकाल रहे हो? पी से या एस से? पी से। तो पी का डेंसिटी कम है, तो पी से इलेक्ट्रॉन निकलना आसान है या एस से? पी से। तो इसका मतलब इसमें आयोनाइजेशन एनर्जी कम लगेगा, मतलब यहाँ एनर्जी कम लगेगा, क्योंकि यहाँ पर पी से निकल रहा है और यहाँ एस से। तो ये यहाँ पर देखो साइज का बहुत बड़ा रोल नहीं है, ये क्योंकि साइज का गैप बहुत कम है, इसके बगल में है ना, ये साइज का गैप बहुत कम है। तो अगर साइज का गैप बहुत कम है तो यहाँ पर अब फैक्टर आ रहा है कि कौन ज़्यादा अट्रैक्ट कर रहा है न्यूक्लियस को। तो न्यूक्लियस को अट्रैक्ट कौन ज़्यादा कर रहा है? इसमें और इसमें, एस और पी में। एस, क्योंकि उसका इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम है, इसलिए इसका पेनिट्रेटिंग पावर ज़्यादा है। तो एस से इलेक्ट्रॉन निकालना टफ है। ठीक है, तो इसमें बताओ किसका होगा आयोनाइजेशन एनर्जी ज़्यादा? किसमें ज़्यादा लगेगा? बेरिलियम का। ठीक है, इसका कम होगा। तो अब देखो नॉर्मली ऐसा लगता है कि ये लेफ्ट टू राइट जा रहे हैं तो क्या होना चाहिए? साइज छोटा हो रहा है तो बढ़ना चाहिए ना। लेकिन देखो यहाँ पर ये एक्सेप्शन टाइप हो गया। यहाँ से जो हम पढ़े हैं ये तो नॉर्मल रूल है ना, ये तो जनरल रूल है। अगर कोई एक्स्ट्रा फैक्टर नहीं आए तो ये जनरल रूल है कि लेफ्ट टू राइट अगर हम गए तो वो क्या होगा? साइज छोटा हो रहा है, ये अट्रैक्शन बढ़ रहा है, तो बाहर के इलेक्ट्रॉन को रिमूव करना डिफिकल्ट है, तो आयोनाइजेशन एनर्जी बढ़ रहा है, मतलब तुमको ज़्यादा एनर्जी लगेगा। लेकिन ऐसा अगर आ गया एक्सेप्शन टाइप, तो फिर वहाँ पर जैसा हम सोच रहे हैं वैसा नहीं होता है, और एग्जाम वाले ऐसे ही क्वेश्चन पूछते हैं जिसको तुम डायरेक्ट आंसर नहीं दे सकते। ठीक है, तो हाँ उसके लिए तुमको डोमिनेटिंग इफेक्ट कौन सा है वो देखना पड़ेगा। ठीक है, तो लेफ्ट टू राइट जो है ना, डोमिनेटिंग इफेक्ट साइज का नहीं है। ठीक है, साइज का इफेक्ट आता है कहाँ? टॉप टू बॉटम। अब इसमें भी देखो वही बात है, यहाँ पर भी वही कंसेप्ट है सेम। यहाँ देखो ना 3s2 और यहाँ 3s2 3p1, तो इसका मतलब यहाँ पर भी वही होगा। समझ में आया? नेक्स्ट है शील्डिंग इफेक्ट। शील्डिंग इफेक्ट का क्या मतलब है? वैसे तो शील्डिंग इफेक्ट ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, बट ये अब बुक में ये पॉइंट है तो तुम बोलोगे ये पॉइंट तो छूट गया, इसलिए इसको भी अलग से मेंशन कर दिए हैं। तो शील्डिंग इफेक्ट का क्या मतलब है? शील्डिंग इफेक्ट जो है मेनली हम लोग देखते हैं क्या टॉप टू बॉटम जब आते हैं तो शील्डिंग का क्या मतलब है? अंदर के प्रोटॉन को शील्ड कर देना, क्योंकि इलेक्ट्रॉन दूर जा रहा है, तो दूर से अब हीरोइन दिखाई नहीं देगा उसको, जो हीरो दूर है। तो हीरोइन से अगर दूर है, ऑर्बिट बढ़ रहा है, तो एक तरह से ऐसा बोल सकते हैं कि वो हीरोइन, उसको पता नहीं चल रहा है कि बिल्डिंग में हीरोइन है भी या नहीं।
तो एक तरह से हीरोइन का जो इफेक्ट है दूर जाने पर वो कम हो रहा है। क्यों? क्योंकि उसको बंद कर दिया गया है बिल्डिंग में, ठीक है, तो सील्ड कर दिया गया ना एक तरह से, उसका जो इफेक्ट है उसको सील्ड कर दिया गया है। तो अब बताओ तो अगर सील्डिंग इफेक्ट की बात करें सिर्फ इसके कॉरेस्पॉन्डिंग सील्डिंग इफेक्ट के अकॉर्डिंगली, तो टॉप टू बॉटम आता है तो सील्डिंग इफेक्ट क्या होता है? बढ़ता है। इसका मतलब बाहर के इलेक्ट्रॉन पर इसका इफेक्ट, मतलब प्रोटॉन का, हीरोइन का इफेक्ट कम हो रहा है। क्योंकि हीरोइन को क्या है, दूर अगर जा रहा है हीरो तो हीरोइन दिख नहीं रही है, हीरोइन उसको नहीं दिख रहा है। तो ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि उसका इफेक्ट वहां तक जा नहीं रहा है, बाहर बंद है ना। तो अब बताओ इलेक्ट्रॉन को निकालना, मतलब बाहर के हीरो जो है नीचे जाने पर, जो सबसे बाहर है आउटर मोस्ट ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन जो सबसे बाहर है हीरो, उसको वहां से रिमूव करना इजी होगा ना। तो इसका मतलब इन्वर्सली रिलेशन होगा कि नहीं? सील्डिंग इफेक्ट ज्यादा है तो आयनस एनर्जी कम होगा। ठीक है, चलो लिखो इसको। लास्ट फैक्टर है स्टेबिलिटी ऑफ ऑर्बिटल्स। अब अगर ऑर्बिटल्स अगर ज्यादा स्टेबल है, जैसे फुल फिल और हाफ फिल ऑर्बिटल्स आर मोर स्टेबल देन इनकम्प्लीट, तो अगर ऑर्बिटल्स ज्यादा स्टेबल है तो उससे इलेक्ट्रॉन निकालना डिफिकल्ट है या इजी है? डिफिकल्ट है। तो अगर ऑर्बिटल्स ज्यादा स्टेबल है मतलब फुल फील्ड और हाफ फील्ड है और अदर फैक्टर कोई डोमिनेटिंग नहीं है, तो फिर उस केस में फुल फील्ड और हाफ फील्ड के बेसिस पर हम लोग देखेंगे। ठीक है, तो ये बताओ अगर स्टेबल ऑर्बिटल है तो उससे इलेक्ट्रॉन को निकालना डिफिकल्ट है तो एनर्जी ज्यादा लगेगा, तो इसका मतलब आयनस एनर्जी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा स्टेबिलिटी ऑफ ऑर्बिटल्स के। ठीक है, फुल फील्ड एंड हाफ फील्ड ऑर्बिटल्स आर मोर स्टेबल देन इनकम्प्लीट ऑर्बिटल्स। सही बात है। Hence more energy is required to remove electron from full fill and half fill orbitals। तो इसका मतलब जितना ज्यादा ऑर्बिटल होगा स्टेबल, वहां से इलेक्ट्रॉन को निकालना उतना मुश्किल है, डिफिकल्ट है। तो आयनस एनर्जी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा किसका? स्टेबिलिटी ऑफ ऑर्बिटल्स का। अब जैसे मान लो नाइट्रोजन और ऑक्सीजन, नाइट्रोजन के बगल में है ना ऑक्सीजन, सेम पीरियड का है, दोनों सेकेंड पीरियड का, तो इस दोनों में ये साइज का गैप ज्यादा नहीं है, इस दोनों में साइज का वेरिएशन ज्यादा नहीं है। तो अब देखो यहाँ पर इलेक्ट्रॉन तुम निकाल रहे हो कहाँ से? ये हाफ फील्ड से, 2p3 है ना ये, और यहाँ पर कहाँ से निकाल रहे हो? 2p4, ये इनकम्प्लीट है, ये इनकम्प्लीट है। और यहाँ से इलेक्ट्रॉन निकलने के बाद ये हो जाएगा कैसा? ऐसा हाफ फील्ड हो जाएगा। तो यहाँ से इलेक्ट्रॉन निकालना थोड़ा सा जितना हम सोच रहे हैं उससे आसान है, मतलब जितना हम सोच रहे हैं जितना एनर्जी चाहिए उतना एनर्जी नहीं लगेगा, थोड़ा सा कम लगेगा। तो इस केस में क्या होता है, यहाँ से एनर्जी, अब यहाँ से जितना हम सोच रहे हैं उससे ज्यादा लगेगा क्योंकि ये हाफ फील्ड हो गया। तो यहाँ पर जितना हम सोच रहे हैं उससे ज्यादा हो गया और यहाँ पर जितना हम सोच रहे हैं उससे कम हो गया। तो नेट इफेक्ट क्या होगा इस बार? नेट इफेक्ट ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन मतलब स्टेबिलिटी ऑफ ऑर्बिटल्स, इसका जो है इफेक्ट डोमिनेट करेगा। तो इस केस में नाइट्रोजन का ज्यादा होगा ऑक्सीजन से। सिमिलरली नाइट्रोजन से नीचे फॉस्फोरस, वो भी वैसा ही होगा। उसमें क्या होगा, इसमें 2s2 2p3 है, यहाँ होगा 3s2 3p3, एक नीचे आएगा ना 3s2 3p3, फिर उसके नीचे 4s2 4p3, फिर इसके नीचे 5s2 5p3, फिर इसके नीचे 6s2 6p3, और यहाँ इसके नीचे क्या होगा 3s2 3p4, जैसा ये चल रहा है वैसा ही चलेगा ना। फिर उसके नीचे ये 4s2 4p4, ऑर्बिट इंक्रीज होता जाएगा लेकिन पैटर्न वही रहेगा। फिर ये यहाँ पर क्या होगा, ये 2 ये 3 ये 4, यहाँ 5s2 5p4 और ये 6s2 6p4। तो होता क्या है देखो, यहाँ और यहाँ जैसा हम सोच रहे हैं वैसा ही होता है, मतलब फॉस्फोरस और ये आर्सेनिक तक, यहाँ तक जैसा सोच रहे हैं वैसा ही होता है। यहाँ पर ऐसा नहीं होता, यहाँ पर ये फैक्टर नहीं है। यहाँ पर क्या होता है, यहाँ आते आते देखो प्रोटॉन बहुत ज़्यादा हो जाएगा, एटॉमिक नंबर बहुत ज़्यादा हो जाएगा होगा। तो यहाँ पर आते आते क्या होता है, यहाँ पर ये हाफ फील्ड फुल फील्ड डोमिनेटिंग नहीं रहता, यहाँ पर सेंटर में जो प्रोटॉन है उसका जो इफेक्ट है बाहर, वो फैक्टर डोमिनेटिंग होता है, मतलब जेड इफेक्टिव का इफेक्ट ज़्यादा होता है। तो यहाँ पर लेफ्ट टू राइट का कॉन्सेप्ट जैसा चल रहे हैं ना वही कॉन्सेप्ट अप्लाई होता है। लेफ्ट टू राइट क्या होना चाहिए, लेफ्ट टू राइट साइज घट रहा है तो आयनस एनर्जी बढ़ना चाहिए, लेफ्ट टू राइट बढ़ना चाहिए ना, तो जैसा होना चाहिए वैसा ही होगा। यहाँ पर क्या हो गया, उल्टा हो गया, यहाँ पर स्टेबिलिटी ऑफ ऑर्बिटल्स का कॉन्सेप्ट आ गया। बट यहाँ पर आते आते सेंटर का प्रोटॉन इतना ज़्यादा बढ़ जाता है कि उसका मेन इफेक्ट होता है। ठीक है, तो यहाँ पर यही होगा, लेफ्ट टू राइट बढ़ना चाहिए और बढ़ेगा भी, सिर्फ इसमें मतलब यहाँ से यहाँ तक जैसा हम सोच रहे हैं वैसा नहीं हो रहा है, नॉर्मल से अलग। ये स्टेबिलिटी ऑफ ऑर्बिटल्स का इफेक्ट यहाँ तुमको दिखेगा। ठीक है,
समझ में आया? लिखो इसको। हाँ देखो, जेड इफेक्टिव कहाँ डोमिनेटिंग है और कहाँ पर ये डोमिनेटिंग है। तो लेफ्ट टू राइट जब हम जा रहे हैं सेम पीरियड में जब तुमको नेबरिंग एटम्स जो है, नेबरिंग एटम्स में दिखेगा एक के पास हाफ फील्ड या फुल फील्ड है, लेकिन उसका जो बगल में है नेबरिंग, जैसे इसके बगल में ये, तो वो हाफ फील्ड नहीं है, फुल फील्ड भी नहीं है, वो इनकम्प्लीट है। तो उस केस में लेना है, सिर्फ नेबरिंग एटम से जब कंपेयर करना हो तब लेना है, क्योंकि वहां पर साइज का गैप बहुत कम होता है, साइज फैक्टर ज्यादा नहीं है। ठीक है, तो सिर्फ नेबरिंग एटम को पीछे छोड़ देता है ये, मतलब थोड़ा सा इंक्रीज हो गया और ये थोड़ा सा डिक्रीज हुआ, तो ये होना चाहिए इससे ज्यादा इसको, क्योंकि इधर से इधर जा रहे हैं तो साइज थोड़ा सा घट रहा है, लेकिन ये इनकम्प्लीट है और ये हाफ फील्ड है। तो सिर्फ देखना है अपने को नेबरिंग एटम में, और वो भी लेफ्ट टू राइट जा रहे हैं सेम पीरियड में। तो लेकिन टॉप टू बॉटम अगर जा रहे हैं तब तो कोई टेंशन ही नहीं है, टॉप टू बॉटम तो कोई टेंशन नहीं है, साइज बढ़ रहा है और एनर्जी घट रहा है। प्रॉब्लम होता है लेफ्ट टू राइट में। तो लेफ्ट टू राइट में भी अब यहाँ तक ये कौन सा पीरियड है, 2, 3, 4, फोर्थ पीरियड तक ही इसका इफेक्ट है। फिर फिफ्थ पीरियड से नॉर्मली जैसा सोच रहे हैं हम, जैसा होना चाहिए वैसा ही होता है। ठीक है, तो देखो यहाँ पर आते आते क्या हो रहा है, सेंटर का प्रोटॉन बहुत ज्यादा हो गया ना, सेंटर का प्रोटॉन बहुत ज्यादा हो गया, तो यहाँ पर आते आते और इलेक्ट्रॉन यहाँ पर जो है ये फिफ्थ पीरियड में है ना, तो यहाँ पर भी गैप ज्यादा नहीं होता। यहाँ पर जो गैप है ये दोनों के बीच का गैप यहाँ घट रहा है, ज्यादा गैप नहीं है। यहाँ पर आते आते क्या हो गया, गैप बहुत ही मतलब इतना घट गया कि ये डोमिनेटिंग फिर से यही हो गया, यहाँ इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज डोमिनेटिंग है। और फिर यहाँ लेफ्ट टू राइट क्यों बढ़ रहा था, इन जनरल हम बात करें तो लेफ्ट टू राइट बढ़ क्यों रहा था ये बताओ, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बढ़ता है इसलिए ना। बट यहाँ पर इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज जो है इस यहाँ पर जैसा हम सोच रहे हैं उसी का है, ये ऑर्बिटल का इफेक्ट यहाँ डोमिनेटिंग नहीं है, यहाँ पर ज्यादा डोमिनेटिंग है। ठीक है, तो इसको याद रख लो यहाँ पर। अब ये इसके बाद तो कोई होगा नहीं हाफ फील्ड का, हाफ फील्ड तो एक ही आएगा ना, एक पीरियड में एक यहीं पर आएगा ना, हाफ फील्ड यहाँ यहीं पर आएगा, इससे पहले तो आएगा नहीं। हाँ, इससे पहले आएगा कहाँ, जैसे 2s1 में 2s1 ना, तो लेकिन 2s1 के बाद 2s2 है, वो उल्टा फुल फील्ड है, तो उससे ज्यादा ही होगा। अभी क्वेश्चंस देखेंगे तो क्लियर होगा, अभी जो है इसको लिख लो, क्वेश्चंस पर आएंगे तो क्लियर हो जाएगा। ठीक है, चलो लिखो। हाँ, फ्लोरीन और नियॉन में भी वैसा ही है। फ्लोरीन जो है, फ्लोरीन से नियॉन होना भी चाहिए ज्यादा, और वो होता भी है ज्यादा, क्योंकि नियॉन तो वैसे भी लेफ्ट ये राइट साइड है ना, और वो इनर्ट गैस है, स्टेबल है। लेकिन प्रॉब्लम तब आता है जब लेफ्ट साइड में स्टेबल हो जाए, तो ऐसा सिर्फ यहीं पर आएगा, नाइट्रोजन फैमिली में ही आएगा। ठीक है, तो इसको याद कर लिया, मतलब हो गया। चलो लिखो जल्दी। अब हम आते हैं लास्ट लेक्चर के होमवर्क पर। होमवर्क नंबर 12 में क्या पूछ रहा है, विच इज जनरली एब्सेंट इन डी सीरीज, मतलब डी ब्लॉक में जनरली कौन सा एब्सेंट होगा। एक्सेप्शन केस मत लो, नॉर्मली मतलब जनरली कौन सा इसमें एब्सेंट होगा। D0 तो एब्सेंट होगा ही, डी में इलेक्ट्रॉन ही नहीं है तो वो कहाँ से आएगा। D4 और D9 ये भी एक्सेप्शन था, याद है, क्रोमियम और कॉपर, तो उसमें D4 और D9 इसको एक इलेक्ट्रॉन चाहिए तो हाफ फील्ड हो जाएगा, इसको एक इलेक्ट्रॉन चाहिए तो फुल फील्ड हो जाएगा। तो हम लोग पढ़े थे, ये एक्सेप्शन केस था। ठीक है, तो ये भी और ये भी नहीं होगा इन जनरल, तो ये भी एब्सेंट रहेगा। इसका मतलब आंसर इज डी, ऑल। ठीक है, चलो बताओ, इसमें इस टाइप का क्वेश्चन भी ऑलरेडी हम लोग पढ़ चुके हैं, कौन सा आएगा आंसर, सी आएगा। तो इसमें क्या पूछ रहा है, आयनिक मोबिलिटी ऑफ व्हिच ऑफ द फॉलोइंग अल्काली मेटल आयन इज लोएस्ट व्हेन एक्वस सॉल्यूशन ऑफ देयर सॉल्ट्स आर पुट अंडर एन इलेक्ट्रिक फील्ड। तो इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा गया, ये सारे अल्काली मेटल्स हैं, इसके सॉल्ट्स को रखा गया। तो पूछ रहा है क्या कि आयनिक मोबिलिटी, ये सब आयन ही है ना, ये सब मतलब आयन में कन्वर्ट हो जाएगा। ये अगर सॉल्ट्स ले रहे हैं हम, जैसे मान लो NaCl का सॉल्ट लोगे, तो ये अल्काली मेटल दिया हुआ, इसका सॉल्ट्स, तो NaCl लोगे तो वो पानी में जाकर के क्या होगा, Na+ में ब्रेक होगा, Na+ और Cl- में। तो ये सब जो है, ये सब के सॉल्ट्स लेंगे तो वो ब्रेक होगा पानी में, आयन फॉर्म में। तो पूछ रहा है क्या कि कौन सा, किसका आयनिक मोबिलिटी लोएस्ट होगा। तो बताओ किसका होगा, लिथियम का, क्योंकि इसका साइज छोटा है। तो Li+ का साइज अगर छोटा है तो पानी में रखने के बाद इसको पानी वाटर मॉलिक्यूल ज्यादा कवर करेगा या कम, ज्यादा कवर करेगा, इसका साइज छोटा है। सब पर चार्ज क्या आएगा, सारे एक ही ये ग्रुप के है ना, हेलिना की रब से फरियाद, सारे एक ही फैमिली का है, मतलब एक ही ग्रुप का है, तो सब पर चार्ज आएगा +1। चार्ज तो सेम है, लेकिन साइज सबसे छोटा किसका, लिथियम का, तो इसका साइज सबसे छोटा है, तो इसको वाटर मॉलिक्यूल चारों साइड से ज्यादा कवर करेगा या कम, ज्यादा। तो जो हीरोइन फेमस है
उसको ज़्यादा पब्लिक कवर कर लिया है, तो उसका मूवमेंट क्या होगा, कम होगा। तो इसलिए इसमें आयनिक मोबिलिटी सबसे कम किसमें, लिथियम में, ठीक है। तो आंसर विल बी सी। चलो इसका बताओ, इसमें साइज को कंपेयर करना है, सबसे छोटा कौन सा, ये तो आसान है, ये टॉप टू बॉटम तो बहुत आसान है। तो F माइनस सी एल माइनस, तो ये इधर इंक्रीज होगा। चलो इसका बताओ, इसका भी सेम ही होगा, ठीक है, इसका भी सेम ही होगा। चलो इसका बताओ। अब इसमें देखो, ये हम लोग पढ़े थे न्यूट्रल के केस में एक्सेप्शन था, याद है, न्यूट्रल के केस में ये एक्सेप्शन था, ये दोनों रिवर्स हो जा रहा था, ये इधर और ये इधर, याद है। न्यूट्रल जब था तो साइज का ऑर्डर हम लोग पढ़े थे, तो वो नॉर्मल जैसा नहीं था, वो ट्रांजिशन एलिमेंट्स का इफेक्ट आ रहा था, ठीक है। ये दोनों में इफेक्ट था वहां पर न्यूट्रल के केस में, जब लास्ट में इलेक्ट्रॉन था। यहाँ पर देखो लास्ट ऑर्बिट का इलेक्ट्रॉन निकल चुका है। बताओ बोरॉन और एल्युमिनियम के लास्ट में कितने इलेक्ट्रॉन हो गया, इसके लास्ट में, ये फैमिली के लास्ट में कितने इलेक्ट्रॉन, एल्युमिनियम का कितना होता है एटॉमिक नंबर 13, 2,8,3, इसका कितना होता है 5, 2,3, सारे एक ही फैमिली का है। तो अगर 3 इलेक्ट्रॉन निकाल दिया तो लास्ट ऑर्बिट खत्म। तो जो हम इफेक्ट सोच रहे हैं ना, वो ये साइज का जो ऑर्डर था, वो इफेक्ट जो है अब काम नहीं करेगा, अब नॉर्मल जैसा होना चाहिए वैसा हो जाएगा, ठीक है। तो अब जैसा नॉर्मली ऑर्डर होना चाहिए वैसा ही ऑर्डर आएगा, ठीक है। अब एक ऑर्बिट ही खत्म हो गया ना लास्ट का, तो एक ऑर्बिट अब कम हो गया है, सब में कम हो गया है, ठीक है। तो ये नीचे की ओर क्या होगा, क्या होना चाहिए, इंक्रीज होगा ना, साइज नीचे की ओर बढ़ना चाहिए और बढ़ेगा भी, ठीक है। तो ये बढ़ेगा ही, जैसा नॉर्मली होना चाहिए वैसा ही होगा, ठीक है। न्यूट्रल के केस में वो एक्सेप्शन था। चलो इसमें बताओ H माइनस और F माइनस, इसमें क्या होगा, H माइनस छोटा होगा और F माइनस से, ऐसा लगता है। ये एक्सेप्शन है, मतलब एक्सेप्शन नहीं बोलोगे इसको, ये नॉर्मल से थोड़ा अलग है। ज़्यादा डिफिकल्ट क्वेश्चन पूछा तो इस टाइप के क्वेश्चन पूछते हैं। तो अब देखो, तो इसमें इलेक्ट्रॉन बाय प्रोटॉन, मतलब इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन का रेशियो क्या है, कितने इलेक्ट्रॉन है हाइड्रोजन के पास, माइनस चार्ज है, न्यूट्रल में 1 होता है ना, माइनस मतलब 2, तो 2/1, प्रोटॉन तो एक ही है ना, तो ये कितना आएगा, 2 आया, 2 आया। तो होता क्या है, साइज छोटा है इसका, मतलब एक ही ऑर्बिट है, हाइड्रोजन न्यूट्रल है तो ऑर्बिट एक ही है, और उसमें आ गया एक इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन तो एक ही है। तो ऐसा है कि एक हीरोइन है और दो हीरो है, तो रेशियो बहुत ज़्यादा डिफरेंस ला रहा है यहाँ। इसमें देखो एक इलेक्ट्रॉन ज़्यादा है, बट प्रोटॉन कितना है 9, तो 10/9 और ये 2/1। तो अब इसका मतलब ये नहीं कि तुम बोलोगे सबसे, ये सबको पीछे छोड़ देगा क्या, ऐसा नहीं। ये सेकंड पीरियड में है ना, ये तो सेकंड पीरियड में है, तो होता क्या है, सेकंड पीरियड में होना चाहिए इसको F माइनस को बड़ा होना चाहिए, बट हो क्या रहा है, इसमें प्रोटॉन के कंपेयर में इलेक्ट्रॉन डबल है, देखो सीधा डबल है, इसमें थोड़ा सा ज़्यादा है, 9 प्रोटॉन और कितना 10 इलेक्ट्रॉन, तो इसमें थोड़ा सा ज़्यादा है, बट इसमें सीधा डबल हो गया। तो यहाँ पर क्या होता है, अब ये तुमको याद रखना पड़ेगा, अब ये तो तुम लॉजिक से नहीं चल सकते कि कहाँ तक इसका इफेक्ट दिखेगा। इस केस में क्या होता है, 1s2 हो जाएगा और प्रोटॉन एक ही है, तो s ऑर्बिटल जो है ना, ये 1s2 इतना ज़्यादा एक्सपेंड कर जाता है इसका साइज कि इसको भी पीछे छोड़ देता है, ठीक है, क्योंकि सेंटर का प्रोटॉन उसको ज़्यादा अट्रैक्ट नहीं कर पा रहा है। प्रोटॉन कितना है सेंटर का, एक ही है, एक ही प्रोटॉन है, और इलेक्ट्रॉन ज़्यादा, इलेक्ट्रॉन 1s में 2 है, तो रिपल्सन बहुत ज़्यादा है, तो रिपल्सन फैक्टर डोमिनेट हो रहा है, और अट्रैक्शन तो बहुत कम है ना, अट्रैक्शन बहुत कम है, तो रिपल्सन फैक्टर जो है डोमिनेट हो रहा है, ठीक है। हाँ, ये F माइनस से भी थोड़ा सा आगे चला जाता है, तो ऑर्डर क्या आएगा, हाँ, ये मतलब सेकेंड ऑर्बिट जो है ना, ये वो F माइनस का सेकेंड ऑर्बिट है, उसको भी थोड़ा सा पीछे छोड़ दे रहा है, तो ये H माइनस का साइज बड़ा है इससे, ठीक है। तो हाँ, ये मैंने क्या बोला, ये एक्सेप्शन जैसा है, तो इसलिए इसको स्टार लगाओ। इतना ज़्यादा बड़ा हो जा रहा है कि ये सेकेंड पीरियड को पीछे छोड़ दे रहा है रिपल्सन की वजह से, अट्रैक्शन बहुत कम है, तो इसको और इसको, इस दोनों को स्टार लगाओ। इसमें नॉर्मल जैसा साइज होता है न्यूट्रल में वैसा नहीं होगा, ठीक है। किसमें, इसमें, हाँ, इसमें जैसा न्यूट्रल में होता है इफेक्ट वो नहीं कर रहा है, क्योंकि बाहर का ऑर्बिट का इलेक्ट्रॉन ही नहीं है, तो वो नॉर्मल जैसा, मतलब जैसा हम सोच रहे वैसा ही होगा, बाहर का इलेक्ट्रॉन ही खत्म हो गया। हाँ, अभी नहीं, अंदर में है डी, बाहर पर इसका इफेक्ट नहीं है, बाहर के इलेक्ट्रॉन ही खत्म है, ऑर्बिट ही लास्ट का खत्म है, ठीक है। चलो लिखो इसको।